गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे मैथ्स के जो वो कुछ इम्पोर्टेंट जो वो एमसीक्यूज़। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैथ्स से रिलेटेड जो वो पूछा जाता है, मैथ्स के एमसीक्यू पूछे जाते हैं या रीजनिंग पूछी जाती है, तो जो आप इस वीडियो को पूरा देख सकते हैं। अगर आपको पूरा देखिए वीडियो को, अगर आपको लगे कि कुछ जो वो हमने जो वो सीखा हो, तो जो वो लाइक और सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कई सारे एग्ज़ाम होते हैं, जैसे नवोदय का होता है, सैनिक स्कूल का होता है, या और भी कई सारे एंट्रेंस एग्ज़ाम होते हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिसमें मैथ्स जो वो पूछा जाता है। और ये जो वो 9th या फिर 10th क्लास तक का जो मैथ्स होता है, वो जो वो पूछा जाता है मैक्सिमम। जैसे सीसेट का जो एग्ज़ाम होता है, उसमें भी जो वो जैसे रीजनिंग पूछी जाती है, तो वो भी 10th लेवल तक होती है। जो रीजनिंग होती है वो जो वो मैथ्स से रिलेटेड होती है। तो अगर आपको मैथ्स आता है तो जो वो रीजनिंग भी आ जाएगी। तो इसलिए जो मैथ्स पढ़ना जो वो काफ़ी ज़रूरी है। तो काफ़ी अच्छे-अच्छे क्वेश्चन है यहाँ पे। ये जो वो 9th क्लास का जो वो ये जो भी पेपर था बोर्ड से आया हुआ, वो जो वो ये पेपर है, हम लोग जो वो सिर्फ़ एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे और भी कई सारे फैक्ट्स जो वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि चतुर्भुज के बाह्य कोणों का योग जो वो कितना होता है? हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, दोनों में जो वो ये वीडियो रहेगी। दोनों ही मीडियम वाले जो वो इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए, जब भी हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं, जैसे त्रिभुज हो गया या चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज में स्क्वायर आ जाएगा, रेक्टेंगल आ जाएगा, आयत या वर्ग आ जाएगा, ठीक है। अगर हम बात करें पंचभुज की, तो पंचभुज में जो वो कुछ इस तरह से बनेगी आकृति। षटभुज में जो वो कुछ इस तरह से बनेगी, ठीक है। वैसे ही जो वो आगे ऐसे ही चलता रहेगा। अगर हम बात करते हैं इंटीरियर एंगल की, पहले देखिए इंटीरियर एंगल। तो देखिए यहाँ पे इंटीरियर एंगल चतुर्भुज में जो वो 360 डिग्री जो वो चतुर्भुज में इंटीरियर एंगल होता है। इंटीरियर मतलब जो अंदर वाले एंगल है। और आपको पता होगा ट्राइंगल जो होती है उसमें जो वो 180 डिग्री होता है। अंदर वाले एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और आगे जो वो जैसे पंचभुज होती है या षटभुज, जो भी आगे तक चलता है, वो जो वो अलग-अलग होते हैं, ठीक है? इसका फ़ॉर्मूला भी है, तो वो जो वो अलग-अलग होते हैं। अगर हम बात करें एक्सटीरियर एंगल की, तो एक्सटीरियर एंगल जैसे मैंने जो वो यहाँ पे चतुर्भुज बना दिया, स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी समझ लो, तो वो एंगल जो वो 360 होगा कुछ इस तरह से। जैसे जैसे मैं जो वो अगर ऐसे बनाऊँ, तो ये जो वो एंगल यहाँ पे देखा जाएगा। जैसे मैं फिर से बनाता हूँ। जैसे मैं ट्रायंगल आपको बताता हूँ, पहले ट्रायंगल, तो मैंने जो वो ऐसे और ए वाला एंगल, फिर ऐसे और ए वाला एंगल, फिर ऐसे और ए वाला एंगल। तो ए वाले जो भी एंगल होंगे, ए वाला एंगल प्लस ए, इनका जो सम होगा वो 360 होगा। अगर हम मैं बात करूँ चतुर्भुज की, तो चतुर्भुज कुछ इस तरह से होगा, ऐसे, फिर जो वो ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। तो ए वाला एंगल, ए वाला और ए वाला। ये होते हैं एक्सटीरियर एंगल। कुछ इस तरह से इनको जो वो मेज़र किया जाता है। अगर आप बोलेंगे कि एक्सटीरियर एंगल कैसे जो मेज़र करेंगे, तो कुछ इस तरह से जैसे मैं लाइन्स लगा रहा हूँ। अगर आप चल रहे हैं ऐसे क्लॉकवाइज़, तो क्लॉकवाइज़ जो वो ऐसे लाइन लगा करके जो वो एंगल आप मेज़र कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए। अगर आप दूसरी तरफ चल रहे हो एंटी क्लॉकवाइज़, तो भी आप जो वो कुछ इस तरह से कर सकते हो। तो इनका जो एंगल होता है वो 360 आ रहा है। देखिए उसका भी 360 आ रहा था। अगर मैं पेंटागन की बात करूँ, पंचभुज की बात करूँ, तो इसमें भी कुछ इस तरह से, जैसे ए वाला एंगल, फिर ए वाला एंगल, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल और ए वाला एंगल। ये हुए इसके एक्सटीरियर एंगल। और देखिए इन सभी का जो वो सम 360 ही होगा। तो अगर मैं बात करूँ कि कोई भी जैसे त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षटभुज हो, ठीक है? पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऐसे जो भी चलता रहेगा आगे तक, जो भी पॉलिनोमियल है, ठीक है? उनका जो एक्सटीरियर एंगल होगा वो 360 ही होगा। लेकिन जो इंटीरियर, जो अंदर वाले आंतरिक एंगल हैं, आंतरिक कोण हैं, वो जो वो अलग-अलग होंगे। बाकी बाह्य पूछा जाए तो 360 ही सभी का होता है। तो यहाँ पे जो वो एक्सटीरियर पूछा था तो 360 डिग्री ही होगा, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे जो वो एंगल को देखते हैं। इसका फ़ॉर्मूला भी है, तो उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। वो जो वो आपको वैसे मिल जाएगा 8th 9th या 10th क्लास में, तो मेरे ख्याल से नहीं होगा। पहले जो वो बेस जो वो आप ये बेसिक जो वो बातें जो वो पहले पिछली क्लास में आप पढ़ चुके होंगे, जैसे 8th या 9th क्लास में या 7th क्लास में आप इसको इस फार्मूले को पढ़ चुके हैं। देखिए जैसे फिर से बात करते हैं थोड़ा सा इंटीरियर एंगल की। ये फार्मूला जो है वो इंटीरियर एंगल के लिए है। एक्सटीरियर तो मैंने आपको बता दिया कि एक्सटीरियर एंगल जो वो हर एक का 360 ही होगा, ठीक है। अब इंटीरियर एंगल का फार्मूला है, देखिए क्या है, n-2 और ब्रैकेट क्लोज मल्टीप्लाई 180 अपॉन में होगा 2।
सॉरी 2 नहीं, n नहीं होगा, ठीक है। तो ये फार्मूला जो हमें यूज़ करना है, मैं जो वो यहाँ पे छोटा सा लिख देता हूँ ताकि एक एग्जांपल से मैं आपको बताता हूँ। n-2 मल्टीप्लाई बाई 180 अपॉन में आ जाएगा n। ये जो n है यहाँ पे, ये जो वो नंबर ऑफ साइड है, ठीक है। क्या है? नंबर ऑफ साइड है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए जैसे मैंने ले लिया n इक्वल टू 10, मान लो डेक का गन ले लिया मैंने, मतलब कि जिसकी 10 भुजाएँ हो, 10 भुज, ठीक है। तो n इक्वल टू 10 लूँगा, तो n की जगह 10 पुट करके मैं चेक करूँगा, 10 माइनस 2 और यहाँ पे आ जाएगा 180 और अपॉन में हो जाएगा n। तो सॉरी n नहीं, यहाँ पे जो वो 10 पुट करना पड़ेगा और 0 से 0 मैंने काट दी। 10 में से 2 माइनस वो यहाँ पे, तो बचेगा 8 और 8 माइनस 18 बच रहा है। तो 8 माइनस 18, सॉरी माइनस नहीं, मल्टीप्लाई, ठीक है। हाँ, तो ये बन जाएगा मेरे ख्याल से 144। तो 144 जो वो डिग्री एंगल जो वो ये जो वो सम निकाल रहे हैं हम लोग, जो इंटीरियर एंगल है उनका सम। जैसे त्रिभुज के अंदर वाले कोणों का जो वो सम 180 होता है, वैसे ही अगर 10 भुजाएं हो किसी की, तो वो जो वो सीधी जैसी बात है कि वो जो वो एंगल घट जाएगा, ठीक है। 144 डिग्री एंगल होगा 10 भुजाओं वाली आकृति का। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये तो मैंने सर्कल जैसा बना दिया, लेकिन ऐसा कुछ इस तरह से बनेगा डेकागन जिसको बोलेंगे, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग जो पूछा गया था कि अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। अब देखिए, जब भी आप सर्कल की बात करते हैं, वृत्त की बात करते हैं, तो उसकी परिधि, इसका जो सर्कमफ्रेंस होता है, इसमें वैसे पेरीमीटर नहीं बोलते हैं। हाँ, इसमें पेरीमीटर बोलेंगे अर्धवृत्त में, लेकिन पूरा सर्कल हो तो उसमें सर्कमफ्रेंस बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखिए, तो इसकी बात करें परिधि की, सर्कमफ्रेंस की, तो 2 पाई आर होता है, ए होता है, अगर ए आपको पता होगा, ठीक है। पाई की वैल्यू जो वो 22/7 होती है और 3.14 भी डेसिमल में आप इसको लिख सकते हैं। आर जो वो यहाँ पे रेडियस होता है, जैसे ये जो वो रेडियस है। अब बात करते हैं कि इसके हाफ की, मतलब कि आधा काटा जाए इसको, तो आप बोलेंगे कि 2 पाई आर का आधा कर दो, तो कर दिया मैंने। 2 पाई आर का हाफ मतलब कि 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो पाई आर बच गया, ठीक है। अब आप बोलेंगे कि पाई आर हो गया इसका सर्कमफ्रेंस, नहीं, गलत हो जाएगा। ये जो वो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन जो वो पूछा गया था, पाई आर नहीं होगा। जैसे मैं इसको यहाँ से काट दूंगा, तो ये जो वो कुछ इस तरह से दिखेगा, देखिए। जैसे ये जो पूरा सर्कल है, आधा काट दिया तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब बाउंड्री होता है पेरीमीटर, जो भी सम ऑफ बाउंड्री है इसकी, तो बाउंड्री जो वो, अब ये भी तो इसमें काउंट होगी। ये वाला जो डायमीटर आपको दिखाई दे रहा है, वो भी तो काउंट होगा बाउंड्री में, तभी तो टोटल पेरीमीटर काउंट होगा। तो ये जो वो यहाँ से यहाँ तक तो बचा था पाई आर, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक जो वो रेडियस था, तो ये भी रेडियस होगा, तो रेडियस प्लस रेडियस, इसमें जो वो 2r जो वो 2 रेडियस जो वो प्लस हो जाएगा, पाई आर प्लस 2r जो वो इसका फार्मूला बन जाएगा। तो पाई आर प्लस 2r इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, देखिए ऑप्शन भी काफ़ी जो वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट थे। पाई आर जो वो, अगर आप ज़्यादा नहीं सोचोगे तो वो आप जो वो ज़रूर जो वो पाई आर जो पर जो वो टिक किया होगा आपने। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखा है कि जीवा और किसी चाप के बीच के क्षेत्र को क्या कहा जाता है। अब देखिए, जीवा और चाप, या मतलब कि कॉर्ड और आर्क जो होता है, उसके बीच वाले जो एक क्षेत्र है, उसको क्या बोलते हैं। देखिए, पहले तो सर्कल है यहाँ पे, जीवा क्या होती है, कॉर्ड क्या होता है। तो कॉर्ड जो वो कोई भी बाउंड्री से बाउंड्री तक कोई भी लाइन लगा लूँ, वो जो वो कॉर्ड होगा। अब आप बोलेंगे कि अगर मैं सेंटर से होता हुआ लगाऊं, तो उसको जो वो कॉर्ड भी बोलेंगे और डायमीटर भी बोलते हैं, ठीक है। तो डायमीटर जो वो कॉर्ड होता है, हर एक कॉर्ड जो वो डायमीटर नहीं है उसका, सबसे बड़ा कॉर्ड जो वो डायमीटर ही होता है, इसको आप याद रखिए। सबसे बड़ी जीवा जो वो व्यास होती है। तो ये हमारे कॉर्ड है यहाँ पे। अब इसने बोला कि जीवा और किसी चाप के बीच में, तो जीवा और किसी चाप के, देखिए मैं ब्लैक से यहाँ पे बताता हूँ। अच्छा, ब्लैक नहीं, वाइट लेते हैं, थोड़ा सा इसको मोटा कर दिया, यस। तो यहाँ पे ए जो वो मैंने एक कॉर्ड बनाया, जीवा बनाई, इसको मैंने ए बी नाम दे दिया। ये वो रहे ए वाली चाप, और इसके बीच वाला जिसको मैंने अभी वाइट कर दिया, तो इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे, और इस वाले रीजन को क्या बोलेंगे। हाँ, पहले इसकी बात करते हैं। तो इसको बोलते हैं वृत्तखंड, क्योंकि वृत्त का ये भाग है, तो वृत्तखंड हुआ। वृत्तखंड को देखिए आप हिंदी में वृत्तखंड, और यहाँ पे बोलेंगे सेगमेंट। तो ये जो वो सेगमेंट हो गया। अब आप बोलेंगे कि ये भी सेगमेंट हुआ तब तो, ठीक है, जो मैं ऊपर सेट कर रहा हूँ इसको, तो नीचे वाला भी सेगमेंट है, ऊपर वाला सेगमेंट है। अब देखिए, जो नीचे वाला सेगमेंट है वो जो वो लघु है, और ऊपर वाला जो वो दीर्घ वृत्तखंड है, मतलब कि माइनर माइनर सेगमेंट है। नीचे वाला जो भी छोटा है माइनर होगा, और जो बड़े वाला है वो जो वो मेजर सेगमेंट होगा। तो यहाँ पे जो वो इसका आंसर हो जाएगा सेगमेंट। अगर हम बात करें, यहाँ पे एक ऑप्शन है त्रिज्याखंड। तो त्रिज्याखंड होता है, जैसे एक त्रिज्या बनाई, एक दूसरी त्रिज्याखंड
दूसरा त्रिज्या बना दी। तो ए जो वो इसके बीच वाला जो भी एरिया होगा यस, वो जो वो सेक्टर कहलाएगा। ठीक है, अब इसमें भी माइनर और मेजर सेक्टर हो जाएंगे, लघु और दीर्घ त्रिज्याखंड जो वो इसमें हो जाएंगे, जिसका फार्मूला होता है एरिया का फार्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। आपने जो वो 10th क्लास में अगर आप हैं तो आपने जो फार्मूला जो वो बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। अगर आप 9th क्लास में है तो जो वो आप 10th क्लास में इस फार्मूले को पढ़ेंगे कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है। और यहाँ पे सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल जिसके बारे में अभी हम बात कर चुके हैं, सेमी सर्कल आधा सर्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज की भुजाएं जो वो एबीसी हो तो हीरोन सूत्र के अनुसार त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हीरोन का सूत्र जो आपको पता होना चाहिए, एस होता है, फिर एस माइनस ए होता है। देखिए यहाँ पे ए बी सी दिया है और कैपिटल दिया है, तो स्मॉल तो नहीं होगा। तो यहाँ पे जो वो एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ए हो जाएगा। वैसे यहाँ पे एस माइनस ए है, यहाँ पे सी है। अगर यहाँ पे बी होता तो भी सही होता, लेकिन यहाँ पे ए इसने 2 बार दे दिया है, तो ए भी नहीं होने वाला। एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, क्योंकि ऑर्डर चेंज करने पर कोई डिफरेंस नहीं आता है, तो आप जो आगे इसको आगे पीछे लिख सकते हो, मल्टीप्लाई ही तो होगा। जैसे मैं एक एग्जाम्पल बताऊँ, 3 × 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 3 4 जा जो 12 होता है, 12 2 जा 24 होता है। अगर मैं ऐसे लिखूँ 3 × 2 × 4, तो 3 2 जा 6 होता है, 6 4 जा 24, तो ऑर्डर चेंज करने पर कोई डिफरेंस तो आया नहीं, तो इसलिए मैं इसको आगे पीछे लिख सकता हूँ। तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, यहाँ पे बी होता तो भी ठीक होता। ठीक है, तो सी इज़ द राइट आंसर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे एस का मतलब होता है ए बी सी, तो यहाँ पे साइड्स हैं। ठीक है, भुजाएं हैं त्रिभुज की 3 ही तो भुजाएं होंगी। तो ये जो एस है, ये जो वो यहाँ पे सेमी पेरीमीटर है। सेमी पेरीमीटर के बारे में अभी हम डिस्कस नहीं, सेमी पेरीमीटर का मतलब है आधा पेरीमीटर। ठीक है, यहाँ पे सेमी सर्कल था, हाँ सेमी सर्कल के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे इसका मतलब है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर क्या होता है? आधा परिमाप। देखिए पूरे त्रिभुज में जो वो इसको प्लस किया तो आ जाएगा ए प्लस बी, ये परिमाप निकाल रहा हूँ मैं, पेरीमीटर सी आ जाएगा। सेमी का मतलब है इसका आधा कर दो, आधा मतलब 2 से डिवाइड कर दो, और इसका सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। तो वही जो वो एस की वैल्यू होती है, एस जो वो ऐसे निकाला जाएगा, पहले पेरीमीटर निकालो फिर उसका हाफ कर दो, पेरीमीटर आपका निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वृत्त का निश्चित बिंदु जो वो क्या कहलाता है? ठीक है, वृत्त का निश्चित बिंदु। अब देखिए वृत्त का जो निश्चित या फिक्स बिंदु है, फिक्स्ड पॉइंट है, तो देखिए जब भी आप सर्कल लगाओगे तो आपका एक फिक्स्ड पॉइंट होगा, वो जो वो फिक्स ही रहेगा यहाँ पे। तो उसको जो वो ओरिजिन नहीं बोलते हैं, ओरिजिन जो वो ऐसे क्वाड्रेंट बनाएंगे तो यहाँ पे ओरिजिन बोलते हैं। जैसे इस साइड प्लस, इस साइड माइनस, इस साइड प्लस, इस साइड माइनस, वाई एक्सिस, एक्स और वाई एक्सिस, तो यहाँ पे ओरिजिन की बात करते हैं क्योंकि यहाँ से ओरिजिन हो रहा है सभी का। लेकिन सर्कल में जो वो सेंटर है, क्योंकि यहाँ पे सभी बाउंड्री पर अगर मैं कोई भी पॉइंट देखूँ तो यहाँ से जो वो सेम डिस्टेंस होगी नीचे अंदर की तरफ, तो ये सारे रेडियस होते हैं। तो अंदर जो वो सेंटर होता है इसका, तो इसको जो वो सेंटर बोलेंगे, केंद्र बोलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है त्रिभुज का क्षेत्रफल डैश में मापा जाता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल देखिए अब यहाँ पे देखिए जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया निकालेंगे किसी भी इसका, तो यहाँ पे मीटर दिया है पहले तो अगर मीटर में दिया है, जैसे ये भी मीटर में है, मीटर में दिया है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा शीर्ष लंब, 1/2 बेस इंटू हाइट, ये भी होता है। और हीरोन के सूत्र से भी आप फार्मूला लगा करके, हीरोन का सूत्र लगा करके भी आप इसको निकाल सकते हो, अगर आपके पास जो वो साइड्स गिवन है। ठीक है, अगर आपके पास जो वो ये हाइट गिवन है, तो जो आप आधार गुणा शीर्ष लंब का फार्मूला, बेस इंटू हाइट का फार्मूला 1/2 लगा सकते हैं। ठीक है, अब मीटर में दिया है तो क्षेत्रफल जिस भी किसी का निकालेंगे तो मीटर स्क्वायर में निकालेंगे, मतलब कि मीटर स्क्वायर जो इसका सही आंसर होगा। मीटर स्क्वायर बोलो या स्क्वायर मीटर बोलो या वर्ग मीटर बोलो, बात एक ही है। ठीक है, स्क्वायर मीटर इज द राइट आंसर। यहाँ पे क्यूब लिखा है, जब भी हम क्यूब मीटर की बात करते हैं वो जो वो वॉल्यूम निकलता है। ठीक है, वो जो वो आयतन निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 6, यस क्वेश्चन नंबर 7। ये बोला है कि जब दो समानांतर चतुर्भुज समान आधार पर और समान समानांतर रेखाओं के बीच होते हैं तब उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए पे जो पैरेललोग्राम होता है वो जो वो कुछ इस तरह से होता है। पैरेललोग्राम जो वो एक चतुर्भुज होती है, एक जो वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी 4 साइड होती है, लेकिन उसके जो एंगल होते हैं अंदर वाले वो जो वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ए वाली लाइन और ए वाली आपस में पैरेलल होगी और ए वाली आपस में पैरेलल होगी, और अपोजिट साइड जो वो इसमें इक्वल होती है। ठीक है, अपोजिट या आप बोलें कि सभी साइड इक्वल होती है तो भी चल पड़ेगा, नहीं सभी साइड इक्वल होगी तो वो रोम्बस बन जाएगा। ठीक है, तो ये जो पैरेललोग्राम है, तो ये इसमें जो वो क्या होता है, इसका एरिया क्षेत्रफल की बात हो रही है तो क्षेत्रफल होता है ए वाले, इसको यहाँ पे नॉर्मल
नीचे तक गिराएंगे, या यहाँ से इसको बता दो ये जो इसकी हाइट है, या इसको बोल दो हाइट, ठीक है। और ये जो इसका बेस है यहाँ से यहाँ तक, तो बेस इंटू हाइट जो इसका फार्मूला होता है, बेस इंटू हाइट। तो देखिए इसने बोला कि दो समानांतर चतुर्भुज और समान उसके आधार हैं, और समान समानांतर के मतलब कि अ, समान समांतर रेखाओं के बीच होते हैं, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है? देखिए उनके आधार भी सेम है, अगर उनके पैरेलल लाइन की बात करें वो भी सेम है इसकी, ठीक है। तो इसका मतलब बेस इंटू हाइट तो होता है, तो इसका मतलब है इसका क्षेत्रफल भी तो वही होगा बेस इंटू हाइट, क्योंकि दोनों तो साइड सेम है। तो इसका मतलब है कि 1:1 की रेशो बनेगी, मतलब कि दोनों ही इक्वल होगा, इसका सीधा सा मतलब ये है। अब बात करते हैं घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। वैसे यहाँ पे कर्व नहीं बोलना था, यहाँ पे लेटरल सरफेस एरिया बोलना था, वो क्योंकि वो क्यूब है। क्यूब जो वो कुछ इस तरह से होता है, इसके लिए जो वो हमने एक वीडियो में जो वो डिस्कस भी किया था, पूरा एक वीडियो है इसके कि कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया कब बोलते हैं। वक्र पृष्ठीय तो ठीक है, लेकिन कर्व की जगह जो वो यहाँ पे लेटरल होता तो काफ़ी अच्छा होता है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ गलत है, लेकिन लेटरल जो शब्द बने हैं वही जो वो यहाँ पे यूज़ होने चाहिए। जैसे लेटरल है, लेटरल का मतलब है जो कर्व सरफेस नहीं है उसका जो वो मतलब उसमें जो वो लेटरल बोलेंगे। जैसे इसमें कर्व नहीं दिखाई दे रहा है आपको, अगर इसका जो वो ऊपर और नीचे काट दिया जाए, तो ये जो बचेगा जिसको मैं यहाँ पे सेट कर रहा हूँ, वो जो वो कर्व सरफेस एरिया बचेगा, ठीक है। तो कर्व नहीं बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि कर्व तो है नहीं। कर्व जो वो इसमें बोलेंगे, जैसे ये जो वो सिलेंडर बनाया मैंने, बेलन बनाया, तो इसमें जो वो देखिए कर्व में है। तो यहाँ पे इसने पूछा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है इसने सिर्फ। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है कि इसका जो भी क्यूब है, क्योंकि ये तो इसकी जो सभी फेसेस होंगे वो जो वो स्क्वायर होंगे, घन होंगे, सॉरी वर्ग होंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुणा भुजा। भुजा को ए मान लूँ तो ए स्क्वायर हो जाएगा, भुजा गुणा भुजा। तो क्योंकि 6 फेसेस है तो 6a² जो इसका आंसर हो जाएगा 6a²। ये जो यहाँ पे लिखा है 2 LV BH और HL, तो ये जो वो हमारे जो भी क्यूबॉइड होता है, जो घनाभ होता है, उसका जो वो ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, या बोलते हैं कि लेटरल सरफेस एरिया होता है। नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ, यहाँ पे सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मैंने बता दिया आपको 6a² 4a² होगा, क्योंकि मैंने आपको पहले बोला कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब है सिर्फ कर्व लेना है। कर्व मतलब लेटरल सरफेस एरिया लेना है, ऊपर वाला और नीचे वाला जो वो काट देना है। अब ऊपर वाला नीचे वाला काट देंगे तो हमारे पास जो वो कितने फेसेस बचेंगे, 4 ही तो फेसेस बचेंगे। तो 4a² जो वो इसका आंसर होगा, ना कि 6a²। ये जो 6a² है, ये जो वो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, यहाँ पे वक्र लिखा था, ठीक है, यहाँ पे कर्व लिखा था, सिर्फ लेटरल लिखा है। तो यहाँ पे जो वो हम लोग 4a² जो वो सही आंसर होगा बिल्कुल। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसके आधार और संगत शीर्षलंब के गुणनफल का जो वो क्या होता है? देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये जो अभी हमने बात कर दी, आधार मल्टीप्लाई शीर्षलंब, ठीक है, मतलब कि बेस इंटू हाइट तो होता ही है, लेकिन उसका क्या होता है, उसका आधा होता है, क्योंकि 1/2 चिपका होता है साथ में, तो इस बेस इंटू हाइट का आधा होता है, तो आधा इसका सही आंसर हो जाएगा। हाफ इज द राइट, यहाँ पे हाफ लिखा होगा आगे, देखिए हाफ लिखा है, तो हाफ इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड है शायद। एक सिक्के को उछालने पर पट की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टेल। देखिए या तो एक सिक्के में जो या तो हेड होगा या तो टेल होगा, ये जो इसका सैंपल बन गया, सैंपल स्पेस बन गया। अब इसने बोला कि एक सिक्के को उछालने पर जो पट, पट मतलब टेल आने की, तो टेल तो एक ही है, टोटल जो वो हमारे पास दो है, तो 1/2 जो वो इसका आंसर हो जाएगा। मतलब कि 50% चांस है, हाफ चांस है। शंकु का आयतन बेलन के आयतन का डैश होता है। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया। देखिए वैसे शंकु का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ कोन। देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, ये होता है कोन, तो इसमें जो वो इसको बोलेंगे हाइट, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है, इसका होता है 1/3 पाई आर, क्योंकि इसमें एच भी होता है, तो पाई r², एच जो वो इसके वॉल्यूम का फार्मूला होता है। अगर हम बेलन की बात करें तो बेलन जो वो कुछ इस तरह से बनेगा, मैंने इसका ही बेलन बना दिया, देखिए। तो इसमें भी हाइट होगी, लेकिन इसमें जो पाई r², बेस का एरिया मल्टीप्लाई हाइट जो वो हमारा वॉल्यूम बनता है, तो पाई r², एच जो वो इसका बन गया। तो पाई r² एच इसमें भी है, इसमें भी है, तो कितने गुना हुआ, तो 1/3 इसमें है, 1/3 टाइम्स जो वो ये हुआ, वॉल्यूम ऑफ कौन इज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो 1/3 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए माध्य का सूत्र। माध्य जो वो यहाँ पे क्या होता है, माध्य माध्य का मतलब है मीन। अब देखिए मीन निकालने के जो आपको फार्मूले पता है, उसमें क्या करते हैं हम लोग, FI XI और नीचे जो वो जो भी XI होता है,
तो इसमें जो वो देखिए माध्य जब ये निकालते हैं, माध्य का मतलब है सीधा सा है कि एवरेज जैसा निकालते हैं। पहले तो उनको जो प्लस करते हैं, जैसे 1 है मेरे पास, 2 है, 3 है, तो 1 + 2 + 3 करेंगे पहले तो, ठीक है। और टोटल जब वो इनका टोटल कितना होता है, फिर जब वो उसे डिवाइड कर देंगे, मतलब कि कितने हैं। तो वैसे जो वो हम लोग एक एवरेज निकालते हैं, तो कुछ इस तरह से ही माध्य जो वो हम लोग निकालते हैं। इसमें क्या होता है कि इस सिग्मा का मतलब होता है कि सबको जो वो प्लस करना, सबका जो वो सम। तो एफ आई एक्स आई अगर रेंजेस में दिया है, तब जो वो आपको एफ आई एक्स आई जो वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि इसका भी जो वो सम लेना पड़ेगा। फिर जो वो नीचे एफ आई सिग्मा एफ आई, मतलब कि जो एफ आई आपके पास निकलेंगे, ठीक है, उसका जो वो आपको निकालना पड़ेगा सम, फिर उससे जो वो डिवाइड करना पड़ता है। तो सिग्मा एक्स अपॉन एन भी होता है वैसे, और कई सारे जो फार्मूले आपको 10th क्लास में भी 3-4 फार्मूले जो माध्य के अलग अलग से निकलेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये जो वो राइट आंसर होगा, एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ, 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। अब देखिए 14 सेंटीमीटर त्रिज्या है इसकी, 14 है यहाँ पे। एक काफ़ी इजी था यहाँ पे इसको निकालना, तभी जो वो ये क्वेश्चन जो वो यहाँ पे दिए गए हैं। देखिए 14 मतलब कि पाई आर स्क्वायर जो वो इसका जो वो आर जो वो 14 है, और इसका वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर, पाई का मतलब है 22/7, और आर का मतलब हमारे पास 14 है, 14 × 14। देखिए 7 से जो वो यहाँ पे 14 कट जाएगा, 7 2 जा 14, ठीक है। तो यहाँ पे 14 है। तो 22, अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको ऐसे बोलूँ कि 14 14 जा कितना होता है, 196। इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। तो 22 4 जा 22 2 जा होता है मेरे ख्याल से 44, 44 और 14 को मल्टीप्लाई करते हैं ज़रा। 44 और 14, 44 और 14, तो 14 4 जो होता है 56, 6 आ गया। 5 जो वो यहाँ पे कैरी है, और 14 4 जा फिर से जो वो 56, 56 और 5 जो वो होता है 61। तो 61 616 जो वो आ रहा है, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर जो इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 3 भुजाओं वाली आकृति को त्रिभुज बोलते हैं। तो कुछ इसमें कोई बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसमें कोई लॉजिक था ही नहीं। अर्धगोले का कुल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, हाँ ये भी अच्छा है। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वो भी अर्धगोले का। अर्धगोला क्या होता है, ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। देखिए गोला जो भी होता है, गोला का जो जैसे पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो बाहर वाला जो एरिया है उसका, वो जो वो निकालना हो, तो उसका क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 4πr²। गोले का 4πr³ होता है, ठीक है। 4πr³ जो वो सॉरी क्यूब नहीं होता है, क्यूब तो किस में लेंगे हम लोग, क्यूब लेंगे हम लोग वॉल्यूम निकालती बार। ये जो वो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है, पहले ही मैं बात कर चुका हूँ इसके बारे में कि क्षेत्रफल हमेशा ही स्क्वायर में होगा। तो 4πr² होगा। लेकिन अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जब भी निकालेंगे, तो इसका तो आधा हो ही जाएगा, मतलब कि 2πr² तो होगा ही। जैसे ए है गोला, तो उसको मैंने बीच में से काट दिया, क्योंकि गोला जो वो अंदर से बिल्कुल फिल होता है सर, इसका जो वो स्फीयर जो अंदर से बिल्कुल भरी होता है। तो यहाँ से जब काटेंगे, तो ऊपर भी तो, ऊपर वाला भी तो एक फेस बन जाएगा जो कि सर्कुलर होगा, ठीक है। तो 2πr² में जो वो πr² प्लस करना पड़ता है, तभी जो वो अर्धगोले का पूरा क्षेत्रफल निकलेगा, ठीक है। तो 2πr प्लस πr², तो 2πr प्लस πr² जो वो यहाँ पे 2πr प्लस πr², 2πr प्लस πr², इसको प्लस करेंगे तो आ जाएगा 2πr प्लस, सॉरी यहाँ पे 2πr² बोल रहा हूँ मैं, 2πr² बोलना था मैंने, ठीक है। 2πr² प्लस πr², तो 2πr² और यहाँ पे एक πr² है, 2πr² और एक πr², 3πr² हो गया। तो 3πr² इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग जो वो नेक्स्ट पार्ट में जो वो बात करेंगे। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।